देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप google.com facebook.com वेब ब्राउज़र में हिट करते हैं तो वो पेज कैसे आ जाता है, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है? नहीं ना। चलिए आज आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप facebook.com google.com या फिर कोई भी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में हिट करते हैं तो वो कैसे काम करता है बैकएंड से। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जब भी आप वेब ब्राउज़र में या फिर ब्राउज़र कोई ब्राउज़र में क्रोम हुआ, मोजिल्ला हो, उसमें जब आप लोग डोमेन नेम और या फिर उसको हिट करते हैं facebook.com google.com, सबसे पहले क्या करता है, ब्राउज़र सर्च करता है उस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस तो कोई ह्यूमन इंसान याद रख नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वो आईपी एड्रेस वो जो ना डोमेन नेम सर्वर में रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये डीएनएस, वो जिसको हम लोग डीएनएस बोलते हैं, डीएनएस क्या होता है, वो प्रोवाइडर होता है डोमेन नेम, जैसे गोडैडी हुआ, बिगरॉक हुआ, ये सब डोमेन नेम प्रोवाइड करता है। तो वो उसको मेंटेन करता है। सबसे पहले ब्राउज़र क्या करेगा, facebook.com का आईपी एड्रेस सर्च करेगा वो लोकल मशीन में, मतलब कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में। तो इसको बोलते हैं लोकल डीएनएस, ओके। ये बोला इस पोर्शन में लोकल डीएनएस में। तो वहाँ पर यदि मिल गया लोकल डीएनएस, कब मिलेगा, जब आप ऑलरेडी उसको पहले से एक्सेस करके रखेंगे। कभी आप एक्सेस करेंगे तो वो उसको कैसे में स्टोर करके रखता है और आपको तुरंत पे जाता है। मान लीजिए वो नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो लोकल डीएनएस तो आपका स्टोर करके रखेगा नहीं, वो रहेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा रूट नेम सर्वर के पास। रूट नेम सर्वर क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि उसका एक्सटेंशन क्या है, जैसे कि .com हुआ, और सिर्फ .com ही नहीं होता है डोमेन, और भी बहुत सारा होता है, जैसे .in हुआ, .org हुआ, .edu होता है। अब देखे होंगे बहुत कुछ। ये जब आप उसका GoDaddy या फिर बिगरॉक पे जाएंगे डोमेन नेम खरीदने के लिए, होस्ट करने के लिए अपना वेब एप्लीकेशन को, तो ये सब आप देखेंगे, सबका अलग अलग प्राइस होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्राइस .com का ही होता है। तो रूट नेम सर्वर उसको फाइंड कर लिया कि ये कौन सा एक्सटेंशन का .com है, तो वो क्या करेगा, .com को फॉरवर्ड कर देगा टॉप लेवल डोमेन में। तो ये टॉप लेवल डोमेन क्या करता है, वहाँ पर जो एक लिस्ट बना होता है सबका अलग अलग, एक हब टाइप। क्योंकि आप सोच सकते हैं .in का कितना मिलियन वेबसाइट होगा, .com का मिलियन वेबसाइट्स होगा, .org का भी होगा, तो उसको मेंटेन करके रखता है। तो .com जब मिला तो वो .com वाला हब को सेंड कर दिया। वो क्या करेगा फिर, उस टॉप लेवल डोमेन, वो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है नेम सर्वर को, ठीक है। तो ये नेम सर्वर ही सारा काम करता है वहाँ पर, जो आपका वो फाइंड आउट करेगा कि .com का जो आपका होस्ट डोमेन नेम है तो उसका क्या आईपी एड्रेस है। तो वो जब उसको फाइंड करेगा, बेसिकली वो नेम सर्वर भी एक्चुअली इंटरनली सपोर्ट लेता है एसओए का, ठीक है। ये एक्चुअली एसओए में ही सारा डोमेन नेम और आईपी एड्रेस जो ना स्टोर होता है एज ए की वैल्यू पेयर में। तो बेस्ड ऑन द होस्ट नेम वो क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा आईपी एड्रेस, फिर वो बैक वापस आ जाएगा टॉप लेवल डोमेन से, फिर रूट नेम सर्वर, फिर लोकल डीएनएस, और ये पास कर देगा आईपी एड्रेस टू ब्राउज़र को। ब्राउज़र सबसे पहले क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को स्टोर कर लेगा अपना लोकल कैशे में, जिसका फोल्डर लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है ETC होस्ट। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो आईपी एड्रेस क्या करेगा, एक पैकेट में स्टोर हो जाएगा, और वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू, आइदर या तो HTTP होगा या फिर HTTPS के थ्रू वो फेसबुक, मान लीजिए आप facebook.com हिट करते हैं, तो facebook.com कंपनी का जो वो इंटरनेट में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है इंटरनेट पे, वो वहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ पर क्या रहेगा, फायरवॉल रहता है। फायरवॉल क्या, वो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड, वो चेक करता है कि किस टाइप का वो रिक्वेस्ट है, HTTP है या HTTPS है। मान लीजिए उसमें रूल डिफाइन कर देते हैं कि नहीं HTTP को अलाउ नहीं करना है, HTTPS को अलाउ करना है ओनली। तो वो क्या करेगा, फायरवॉल उस पैकेट इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को रीड कर लेता है किस टाइप का वो प्रोटोकॉल है। अगर जो HTTPS है तो उसको फॉरवर्ड करेगा, HTTPS रहेगा तो वो उसको क्या करेगा, लोड बैलेंसर को देगा। लोड बैलेंसर का क्या काम होता है, वो अगर मान लीजिए मल्टीपल ट्रैफिक, ह्यूज ट्रैफिक आ रहा है, तो वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट सर्वर में। उसके बाद सर्वर कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, वेब सर्वर में। वेब सर्वर आप जानते हैं ये स्टैटिक वेब कंपोनेंट के लिए होस्ट किया जाता है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन सर्वर में जाएगा, डायनेमिक एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली मान लीजिए कुछ डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करना है तो उस केस में एप्लीकेशन सर्वर का यूज़ किया जाता है। और फिर DB सर्वर जो कि डाटा मेंटेन करता है। तो इस सब तीनों के बारे में आप जानने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह से डाटा वो उठा के लाता है वहाँ से, ठीक है। जैसे डाटा मिल गया फिर DB सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर से वेब सर्वर, और फिर वेब सर्वर से होते हुए लोड बैलेंसर होते हुए फायरवॉल होते हुए रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, ब्राउज़र के पास, जो कि ब्राउज़र आपको क्या करता है, वो पेज दिखा देता है। अगर मान लीजिए HTTP पोर्ट से आप जा रहे हैं, जिसका कि HTTP पोर्ट 80 है, HTTPS का पोर्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है,
ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, HTTP, HTTPS, SSH, RDP, ये सब प्रोटोकॉल है। तो इसका इस सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ब्राउज़र पे आ जाता है रिक्वेस्ट, तो आपको पेज दिख गया, तो आप आज जान गए फायरवॉल होते हुए लोड बैलेंसर होते हुए सारा डाटा आता है। अब क्या करेंगे हम, आपको ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट का IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है। वो आपको मैं करने के लिए बताता हूँ। कैसे करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे, CMD सबसे पहले लिखिए NS लुकअप, ठीक है, NS लुकअप, इंटर। अब यहाँ पर जो भी डालना है google.com, facebook.com वो हिट कर दीजिए। मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट का नाम डाल के इंटर हिट कर दीजिए। मैं यहाँ पे facebook.com हिट कर रहा हूँ, facebook.com, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया इसका क्या, IP एड्रेस। तो इस IP एड्रेस को आप यदि गूगल में जाके मारेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+T पेस्ट, देखिए facebook.com आ गया। तो यदि आपको लग रहा है कि ये आपको कैसे से आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इनकॉग्निटो मोड खोल के इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ भी वही खुला ना। तो अब हम क्या दिखाएंगे, देखिए ये यहाँ रहा। अभी आपको हम क्या बता रहे थे कि ये जब IP एड्रेस के थ्रू जाता है, ये क्या करता है, लोड बैलेंसर। तो अब इसको चेक कर सकते हैं। हर एक कंपनी का, हर एक वेबसाइट का एक लोड बैलेंसर होता है। वो कॉन्फ़िगर अगर किया होगा तो वो आपको लोड बैलेंसर भी दिख जाएगा, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो उसको आप कैसे देख पाएंगे, तो ये देखिए, तो ये आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट मार के इंटर पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये आ गया। इसी तरह से गूगल का भी, गूगल किया होगा तो आपका अपना वेबसाइट होगा, आप अपना वेबसाइट का भी इस तरह से चेक कर सकते हैं यदि कॉन्फ़िगर किए होंगे तो। ये लोड बैलेंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं फिर से कट कर दे रहा हूँ, इसको फिर से इनकॉग्निटो मोड खोल के पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इस तरह से ये पेज खुल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा फेसबुक वेबसाइट है, तो इसमें क्या है करना है, कुछ नहीं। तो इस तरह से आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि जब भी हम लोग google.com या फिर facebook.com या फिर कोई भी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में हिट करते हैं तो वो बैकएंड से कैसे वो डाटा उठा के लाता है। सबसे बस बेसिकली थोड़ा सा चीज़ है, आपको डोमेन नेम तो आप जान ही रहे हैं, आपका वेबसाइट का नाम वो क्या करता है, वेबसाइट का नाम को IP एड्रेस, हर एक वेबसाइट का एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है। जैसे कि हर एक कंप्यूटर का होता है, जैसे 2 कंप्यूटर कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसका हर एक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, यूनिक IP एड्रेस, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। उसी तरह से डोमेन का भी होता है हर एक वेबसाइट का। तो इस तरह से वो वहाँ से उठा के लाता है और इस तरह से ये इंटरनली काम करता है। और आप जानते हैं कि डाटा कैसे ट्रैवल करता है, एक पैकेट फॉर्म उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, हेडर रहेगा, रिस्पॉन्स रहता है और रिक्वेस्ट रहता है। तो ये सब आप जब आप टेक्निकली कोई लैंग्वेज यदि मान लीजिए आप डेवलपर है तो ये सब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि लोड बैलेंसर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, DB सर्वर में क्या होता है, जो भी डाटा हम लोग कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर में बेसिकली क्या करता है कि जो डायनेमिक रिक्वेस्ट के हिसाब, मान लीजिए रिक्वेस्ट को कोई डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करना है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर में उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब वेब सर्वर में बेसिकली जैसे वेब कंटेंट, लेकिन स्टैटिक कंटेंट जो कि कंटेंट चेंज नहीं होता है। HTML मान लीजिए कुछ पेज जैसे कॉन्टैक्ट एड्रेस ये सब तो फिक्स रहता है, उस सबको हम लोग वेब सर्वर में डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे सब 3 क्यों है, ये इसलिए दिया गया, मान लीजिए एक रहेगा वेब सर्वर, एक एप्लीकेशन सर्वर, एक और DB सर्वर एक। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा ह्यूज ट्रैफिक आ गया तो उस टाइम क्या होगा कि आपका वो लोड नहीं ले पाएगा। मान लीजिए 1000 रिक्वेस्ट लेने का कैपेबिलिटी है, वहाँ पर 2000 आ गया, उस टाइम तो आपका वेबसाइट क्रैश कर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वेब सर्वर लेके उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हैं अलग अलग सर्वर में, ताकि कितनों रिक्वेस्ट आ जाए दिक्कत ना हो। तो उसको मैनेज कौन करेगा, ह्यूमन तो कोई बैठ के मैनेज कर नहीं सकता। उसके लिए हम लोग लोड बैलेंसर का हेल्प लेते हैं। लोड बैलेंसर ये सब बखूबी कर देता है, पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा, तीसरा, इस तरह से वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और फायरवॉल तो आपको मैंने बता ही दिया, बस यही है इंटरनली। दैट्स इट, दैट्स ऑल, थैंक यू।